नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। केरला से बहुत बड़ी एक चिंताजनक न्यूज़ आ रही है। वैसे देखा जाए तो केरला में हमने देखा काफ़ी साल पहले जो मामला उठा था लव जिहाद का और उसके बाद वहाँ की माननीय हाई कोर्ट ने भी इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। केरला स्टोरी आई जिसमें बताया गया किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है और किस तरह का कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे चलती है। तो ये जो अभी खबर आ रही है वो भी बहुत बड़ी चिंताजनक खबर है और इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर माननीय एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। तो सर केरला से ये जो खबर आ रही है उसके बारे में आपके साथ हम चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले सर बैकग्राउंड में आप ये भी बता सकते हैं कि केरला किस तरह से इन लोगों का गढ़ रहा है जो पीसफुल कम्युनिटी खुद को कहती है। देखिए अभी ये जो आप जो जिस न्यूज़ की चर्चा कर रही हैं, ये लगातार पिछले 8-10 दिनों से जो लगातार जिस तरह की वहाँ पर ये जो घटना है क्योंकि जो केरल की जो जमात जो है मुस्लिम जमात और उन्होंने एक वहाँ केरल में एक रैली उन्होंने जो है वो की और उसके जब जो रैली कंप्लीट हुई तो वहाँ के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया। तो केरल के मुख्यमंत्री जो हैं वो अ वो भी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर इस तरह से डिस्कशन हुआ तो उसमें सभी वामपंथी नेता भी मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी के भी जो बड़े नेता थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो यात्रा 1 जनवरी को ये कासरगोड से शुरू हुई थी और पूरे प्रदेश में होते हुए ये तिरुवनंतपुरम में ये यात्रा जो है, ये समाप्त हुई और इसमें जो केंद्र की नीतियों के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सभी चीज़ें ये कोरिलेट करते हुए इन्होंने जो कानून है, चाहे नागरिकता कानून हो या नया वक्फ का कानून हो, ज तो ये जो केरल मुस्लिम जमात द्वारा जो ये है, ये केरल यात्रा जो उन्होंने की है, तो इन सभी के लिए और ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो मुसलमानों से जो है जो क्योंकि इसी में जो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं पी. विजयन उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला जो मीडिया की रिपोर्ट है उसमें आ रहा है, कि उन्होंने तीखा हमला वहाँ पर किया और कहा कि मुसलमानों से जो है वो एक आप जो दूसरे दर्जे के जो नागरिक की तरह व्यवहार हैं, वो आप कर रहे हैं। हुँ। तो कहीं न कहीं ये आपस में चाहे मुस्लिम जमात हो और जिन्होंने निकाली है, चाहे अब ये तो सीधी-सी बात है उनका प्रशय वो दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दे रही है, वामपंथी पार्टी दे रही है। तो क्योंकि विजयन जी तो खुद वामपंथी नेता हैं, तो वो तो क क ये है ही है और साथ में जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वहाँ पर वीडी सतीशन वो भी उस जो है कार्यक्रम में विधानसभा में नेता विपक्ष हैं और वो भी वहाँ पर शामिल हुए हैं। तो और ये जो जो नेतृत्व जहाँ इस यात्रा का था एपी अबू बकर मुसलियार इनका जो है वो नेतृत्व था जिसमें उन्होंने ये जो है यात्रा निकाली और जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी विजयन जी ने उसकी तारीफ की और कहा कि ये बड़ा ही सही दिशा में उठाया गया धर्म है का कदम है और जैसा कि एक रटी-रटाई एक स्पीच होती है कि धर्म या नस्ल के आधार पर जिस तरह से लोगों को एक अलग करने का जानबूझकर जो प्रयास है, तो उस ऐसे कदम के खिलाफ ये जो है ये यात्रा निकाली है। हालाँकि इसमें तुरंत जिस तरह से जो अनेकों जो चीज़ जो आई हैं और उसमें जो डिमांड उठी है, उसी डिमांड की आप जो है वो चर्चा कर रही हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए क्योंकि उन्होंने जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है, जहाँ पर डेमोग्राफी अगर उसकी देखें तो वहाँ पर थोड़ा-सा वो मुस्लिम के पक्ष में है, तो उन्होंने कहा है कि इसको जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बनाया जाना चाहिए और उसका नाम इन्होंने कहा है कि मुवाट्टुपुझा ये हुँ। इसका एक हेडक्वार्टर रखना चाहिए और उसको उस डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट करते हुए उसका हेडक्वार्टर भी अपने जो डोमिनेटिंग जो एरिया है वहाँ पर इस तरह से रखना चाहिए जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पर उन्होंने नाम तो डेवलपमेंट का दिया है कि जिससे डेवलपमेंट एश्योर हो सके।
लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देखना जाना चाहिए कि जैसे ही आपकी जो है वहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि इस एरिया में हमारी आबादी ज़्यादा है, तो सीधी सी हम उस एरिया को अपना बिल्कुल अलग डिस्ट्रिक्ट बना लेंगे और वहाँ पर और उस जगह जो डिपार्टमेंट का भी जो है उसको वहाँ पर हेडक्वार्टर रखेंगे। तो ये अपने आप में निश्चित तौर पे एक अलग ही चुनौती की बात है। तो इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो वहाँ के जो इसकी जो भी ये यात्रा हुई है उसके जो लीडर हैं सैयद इब्राहिमुल खलील अल बुखारी चाहे अब्दुल रहमान सफाकावी और केरल मुस्लिम जमात के सेक्रेटरी सीपी सैथालवी मास्टर और उस एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के वीएच अली दरीमी और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सीटी हासिम थंगल। तो सभी ये जो मुख्य जो चेहरे हैं और इन सभी ने जिस तरह से एक पूरे स्टेट का जो माहौल जो है वो इस समय एक तरह से प्रो मुस्लिम करने की कोशिश की है और वहाँ की जो ये पार्टियां हैं जो अपने आप को वैसे तो धर्मनिरपेक्ष कह के कोशिश करती हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और अ, और हम किसी एक विशेष किसी भी धर्म को या पंथ को हम प्रश्रय नहीं देंगे। लेकिन और ये भी आरोप लगा और जबकि और जब भाषण देंगे तो कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक जो मूल्य हैं, उन पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हमेशा एक धर्म के फेवर की जिस तरह से बातें हो रही हैं, तो ये अपने आप में कहीं न कहीं एक दोहरा चरित्र है और और ये एक आरोप लगाना कि मुसलमानों और ईसाइयों और उनके पूजा स्थलों पर एक हमले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक तरह से कहीं न कहीं भारत के बहुसंख्यक समाज या हिंदुओं के लिए एक जिस तरह से एक आरोप लगाने की एक प्रथा है कि क्योंकि केरल में कई बार पहले भी सांप्रदायिक दंगे हुए, संघर्ष हुए और उन सभी के लिए केवल एक पक्ष को दोषी ठहरा देना, ये निश्चित तौर पे इस चीज़ का कंडेम करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि सांप्रदायिकता के प्रति ये जो तुष्टीकरण की रणनीति है, इसी के कारण देश पहले भी अपने भारतीयों के बीच में देख चुका है कि कितने बड़े संघर्ष हुए और अगर ये फिर से वही उसी परिपाटी पे फिर से अगर ये चीज़ें चलेंगी तो निश्चित तौर पे कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के लिए और लोगों के बँटवारे को देखते हुए लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। बिल्कुल सर, जैसे कि उन्होंने कहा है कि एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाए, आज आपने भी बताया, कंसिडरिंग द डेमोग्राफिक चेंज। इतना ही नहीं सर, उन्होंने और भी डिमांड रखी है कि जिस तरह से एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट का बाइफिकेशन होना चाहिए, उसी तरह से मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट की भी उन्होंने डिमांड की। तो सर ये मतलब ये हुआ कि थोड़ी बहुत संख्या जब इन लोगों की किसी भी जगह पे बढ़ जाती है, तो तुरंत ये इस तरह की डिमांड रखना शुरू करते हैं। देखिए पहले तो केरल के मुख्यमंत्री जी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सीए है जो नागरिकता संशोधन जो कानून है वो है और जो नया वक्फ कानून है ये केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं इनके कारण मुस्लिम समाज जो है मुख्य धारा से दूर है। तो हम्म। तो आप सबसे पहले तो ये आप जिस तरह से लगा रहे हैं कहीं भी गवर्नमेंट की पॉलिसियों में इस तरह का कहीं भी ये कहना तो है नहीं कि कहीं पर मुस्लिमों के लिए जबकि उल्टा उनकी जो आर्थिक स्थिति के आधार पर जितना मोदी गवर्नमेंट ने किया है इतना तो नहीं लगता कि आज से पहले कभी क्योंकि जितनी मात्रा में नए जो घर बने हैं या जिस संख्या में जो हेल्थ के लिए और जिस तरह से सुविधाएं मोदी सरकार ने दी हैं और हम्म। तो वो कहीं भी इस तरह से मतलब कहीं भी भारत के मुसलमान को केवल धर्म के आधार पर कहीं किया हो इस तरह से आप मुस्लिम समाज के कई लर्नेड पर्सन जो भी हैं जो जिनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में है इंस्टीट्यूशंस में है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है वो अब इस बात को रखें तो आप वो इस बात को जाहिर तौर पे रखते हैं कि कहीं भी इस तरह की बात नहीं है। और केवल ये कह देना एक जमात के द्वारा कि हम हमारे लिए ये अलग से होनी चाहिए, ये तो फिर एक एक कट्टरपंथी जो सोच है
वहाँ पर आप जाएँगे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हर तरह से केवल सत्ता में हम आएँ और जहाँ पर हमारी आबादी है उसी हिसाब से नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। तो ये एक जो पैटर्न रखा है कि नए सोशल कंडीशंस के आधार पर किसी डिस्ट्रिक्ट का बिफरकेशन करना, ये जो डिमांड की है, ये निश्चित तौर पे मतलब आने वाले टाइम के लिए जो है बड़ा ही, क्योंकि पहले आप आरोप लगाते हैं, तुरंत ही उसके बाद तुरंत बाद अपनी डिमांड रख देते हैं। तो या तो आप कमज़ोर हैं, तो आप अपने लिए एक तरह से माँग रहे हैं, सेफ्टी माँग रहे हैं, सिक्योरिटी माँग रहे हैं, या आप स्वयं इतने हेवी मतलब आपकी इतनी है कि आप एक डिमांड भी रख सकते हैं। तो ये जो पब्लिक डिमांड जो जिस तरह से केरल की मुस्लिम जमात ने रखी है और पूरी आप में इतनी ताकत है कि आपने एक बार में ही पूरी स्टेट वाइड यात्रा जो है वो निकाल दी और उसमें आपके स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की जो है वो जिस तरह से रखी है और जो दूसरा जिला जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है मल्लापुरम जो है उसकी उसके लिए जो कह रहे हैं कि उसके उसके लिए भी उन्होंने इसी तरह से है। तो तो अ, और उसके पीछे तो ये अपने आप में, क्योंकि जहाँ पर ये अपनी जो हिस्सेदारी जिस तरह से माँग रहे हैं, वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे और आगे अगर इनकी वजह से कहीं वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का माहौल खराब होता है, तो ये बड़ा ही दुखदायी होगा, क्योंकि आम जनता जो है हिंदुओं की, वो बड़ी एक सौहार्दपूर्ण अपना जीवन बिताती है और नित नई जो डिमांड जिस तरह से मुस्लिम जमात के द्वारा आती रहती है, तो वो खुद भी इस बात से चिंतित रहते हैं कि कहीं भी हिंदू समाज के किसी धार्मिक नेता के द्वारा इस तरह का ना तो कोई बयान आता है, ना वो कोई डिमांड रखते हैं। जो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए चीज़ों को रख रही है, कर रही है, तो उसमें वो सभी का हित देखते हैं। लेकिन ये जो है क्योंकि इसके द्वारा जो चीज़ें आगे जो माहौल खराब होगा, वो तो एक निश्चित तौर पे, क्योंकि वो एरिया जो है सेंसिटिव हो जाता है। तो इसमें मेरा निवेदन होम मिनिस्ट्री से भी है कि वो भी इंटरफेयर करें, कम से कम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा-सा एक्टिव करें, जिससे कि वहाँ पर जो है कम से कम ये केवल एक आरोप ना लगे कि केवल एक वर्ग विशेष ने इस तरह से डिमांड की, तो उन्हीं के लिए जो है वो स्टेट, जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसको इस तरह से तोड़ दिया गया। जी सर। तो सर दूसरी बात ये है सर कि इसके पहले भी केरला जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में फँसा था और हमने देखा भी था, जैसे पीएफआई को बैन किया है भारत सरकार ने। तो उनकी एक्टिविटीज़ केरला में चल रही थी, तो बाद में दंगे भी हुए, पीएफआई के जो भी मेंबर्स थे उन्होंने किए। धर्मांतरण का भी एक प्रश्न तो है ही वहाँ पर। तो सर इसको देखते हुए सर ऐसा नहीं लगता कि जो वहाँ के जो हिंदूज़ हैं उनको अब सतेज हो जाना चाहिए या उनको सोचने की ज़रूरत है सर? क्योंकि सर इतिहास गवाह है हमारे देश का, जब इतिहास देखते हैं तो, कि कैसे इसी के नाम पर हमारे देश का बँटवारा हो गया था। देखिए, जहाँ तक जो पीएफआई जो है वो एक अपने आप में एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है हुँ, और जब 2006 में इसको जो एनडीएफ जो था, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, उसके उत्तराधिकारी के तौर पर जब इसका गठन किया गया था, तो और इसमें जो आरोप लगे वो निश्चित तौर पे राष्ट्रविरोधी और असामाजिक गतिविधियाँ जो थीं कई तरह की, चाहे उसमें किसी भी रूप में जो क्राइम जो होता था, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रहती थी, तो उसमें शामिल होने का इन पे आरोप लगा। हुँ, तो और इन्होंने अलग-अलग तरह से विंग बनाई, चाहे इनकी महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा इनका जो था एनडब्ल्यूएफ, चाहे कॉलेज के बच्चों को अपने फ़ेवर में लेने के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो था। तो हुँ, ये समाज के विभिन्न वर्गों को, अलग-अलग वर्गों को पूरा करने के लिए ये इस तरह से ये करते थे। और सबसे ज़्यादा केरल और कर्नाटक में इस पीएफआई का जिस तरह से एक मजबूत कैडर बना, तो उसके बाद में लगातार संघ परिवार के जो कार्यकर्ता होते थे, उनके बीच में और पीएफआई के बीच में लगातार जो हिंसक झड़पें थीं, वो चलती रहती थीं। आरोप लगते रहते थे। और जो जिस इसके अलावा जो जब 2012 में
क्योंकि जब वहाँ पर एक सिमी जो था जो जिस रूप में जो चलता था जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया तो उसी का ही एक तरह से ये जो वर्जन जो था वो पीएफआई के रूप में था। और हुँ, जब इनकी जो फ्रीडम परेड जिस तरह से रहती थी तो उसे भी जो है मतलब उसको उस पर भी बैन लगाया गया क्योंकि पीएफआई जो के जो कार्यकर्ता थे उनके पास अनेकों जो घातक हथियार थे, चाहे बम था, बारूद था, वो इस तरह से मिले और जो भारत से बाहर के भी जो आतंकवादी संगठन थे, चाहे तालिबान हो, चाहे अल-कायदा हो, उन सभी के साथ उनके जो संबंध थे, इस तरह से उनका कहीं न कहीं कनेक्शन लगातार रहा और ना केवल उनकी पहचान वहाँ तक अपितु गोवा हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ तक उनकी जो कनेक्टिविटी थी, वो थी। और चाहे कोर्ट के मैटर हों, चाहे अदर अन्य मैटर हों, तो उन सभी में वो हर तरह से सीधा-सीधा पार्टिसिपेट करते थे। तो ये इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन जब आगे एक उस पे जाते हैं तो क्योंकि बाद में जब एनआईए ने इसके खिलाफ जब कोर्ट में गए तो उन्होंने भी इस मैटर को रखा कि ये किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के जो नेता थे वो इनके एक निशाने पर हर समय रहते थे। तो क्योंकि जो यहाँ दिल्ली में भी जो एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट रहती है वो पटियाला हाउस कोर्ट में तो तब भी ये जो आरोप लगे थे तब उसमें भी इस बात को रखा था कि देश में शरिया कानून किस तरह से लागू हो और मुस्लिम युवाओं को किस तरह से भड़काया जाए और भड़का के देश में किस तरह से माहौल खराब किया जाए। तो ये इन सारी चीज़ों में जो पीएफआई का जो रोल जो है वो था और उसमें भी अभी कोर्ट में भी वो मैटर चल रहा है। तो तो भारत का माहौल किस तरह से खराब करके और यहाँ की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है और जो संविधान के जो है भारत में उसके खिलाफ किस तरह से सभी गतिविधियों को अंजाम देके दूसरे धर्मों के खिलाफ किस तरह से एक हिंसा जो है वो भड़काई जाए इस तरह के संगठन जब केरल में रहे और ये पीएफआई जैसे संगठन तो निश्चित तौर पे अभी ये अभी वर्तमान में इस पे रोक ज़रूर लगी है, लेकिन इसके बाद में ये माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय से निवेदन है कि इस तरह के जितने भी संगठन हैं या जितने भी जो लोग हैं, क्योंकि नए बीएनएस में इन चीज़ों की भी जो है वो अलग से धारा बढ़ चुकी हैं, तो जो भी यूएपीए के तहत जो भी इस तरह के जो चाहे संगठन हों या व्यक्ति हों, उनको जल्दी से जल्दी प्रतिबंधित घोषित कर और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि जो कम से कम भारत में बांग्लादेश जैसी हिंसा कम से कम ना भड़के और यहाँ पर जो अमन और चैन का जो माहौल है, वो लगातार बना रहे। यही यही हम सभी एक भारतीय होने के नाते ये उम्मीद कर सकते हैं। यस सर। तो सर जब ये न्यूज़ पढ़ी हमने कि किस तरह से इन लोगों ने डिमांड की बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक चेंज, तो मुझे सर वीर सावरकर जी का एक स्टेटमेंट याद आया कि उन्होंने तब ये कहा था कि ये जो पीसफुल कम्युनिटी है, इनकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो वो इस तरह की डिमांड रखेंगे और वो बिल्कुल अभी सही साबित होती हुई दिख रही है सर। तो सर अभी मेरा प्रश्न यही है कि किस तरह से ये जो चेंजेस हो रहे हैं डेमोग्राफी को इसको भारत सरकार कंट्रोल कर पाएगी? जी, देखिए ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो भी हमारे राष्ट्र विचारक हैं, उन्होंने इस बात को कहीं न कहीं हमेशा इस बात को चिंता करते हुए कहा, क्योंकि ये जो केरल का जो जिला है मुवत्तुपुझा क्योंकि अब इसमें जो है एक मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो एप्रॉक्स 40% जो है वो हो चुकी है और हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो 39% है और क्रिश्चियन और जो हैं वो 21% के एप्रॉक्स हैं। तो जैसे ही आप एक नए डिस्ट्रिक्ट की जिस तरह से है जो कर रहे हैं, तो ये जो नए फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं, तो जो अपने आप को तो क्योंकि कश्मीर में आप पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक ज्योग्राफिकली एक जो है उसका डिफरेंट वो हुआ और अब ये जो केरल में जो है केरल में जो है वो इस तरह से डिमांड जो शुरू हुई है डिवीज़न के केवल एक रिलीजन के बेसिस पे।
तो ये कहीं न कहीं आपस की जो एक जो कनेक्टिविटी है या यूनिटी है उसको प्रभावित करेगी, क्योंकि सेपरेटिस्ट के लिए जो उनका जो एक थॉट प्रोसेस है वो रिलीजन को एक बेस बना के चलते हैं, कि हमारा ये है। तो इस आइडियोलॉजी को कम से कम किसी भी रूप में प्रश्रय मिलना, और तो ये तो खराब बात है ही। और केरल मुस्लिम जमात ने जिस तरह से इसको लीड करते हुए इस बात को कहा, और और इस एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के लिए कि डेवलपमेंट के आधार पर हम ये अपना करें, तो ये कहीं भी मुझे तो फिर बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर इस तरह से आप नए-नए डिस्ट्रिक्टों की डिमांड करने लग जाएँगे, तो फिर पूरी तरह से जो फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं, वो सिस्टम पे कंट्रोल कर लेंगे और अपने हिसाब से ही जो पॉलिसी है, उन्हीं को फिर करेंगे। और क्योंकि यही तो जो जिन्ना जो थे उनकी भी यही थिंकिंग यही थी, कि किस तरह से भारत का पार्टिसिपेशन जो पार्टीशन है वो किया जाए, और चाहे कल्चरल और रिलीजियस के बेसिस पे। तो ये हम पहले ही एक बार देख चुके हैं, और अगर फिर से इसी रिलीजन को बेस बनाते हुए और केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को एक ढाल बनाया है, तो फिर ये अदर स्टेटों में भी फिर इसी तरह से डिमांड उठेगी, और फिर कहीं न कहीं ये डिमांड एक नए कंट्री तक भी जा सकती है, जिसका बेस एक शरिया लॉ हो। तो ये ऑनरेबल पीएम और होम मिनिस्ट्री से निवेदन है कि इस तरह से की जो चीज़ें जो जिस तरह से ये केरल से आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसी जो शक्तियाँ जो हैं, उनको हतोत्साहित करना निश्चित तौर पे ज़रूरी है। और ऐसी ऐसे जो भी लोग हैं जो कम से कम भारत को या किसी राज्य को इस दिशा में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जाँच निश्चित तौर पे ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, और हम सर ये हमेशा कहते हैं कि इतिहास हमको बहुत कुछ सिखाता है, तो हमारा इतिहास भी हमको ये सिखा रहा है कि जिस तरह से टू नेशन थ्योरी रखी गई थी बैरिस्टर जिन्ना के द्वारा, और फिर सांस्कृतिक और धर्म के आधार पर हमारा अखंड भारत खंडित हो गया। तो ये आने वाले समय में हमारे लिए सही में खतरे की घंटी तो है ही, और सभी हिंदू कम्युनिटी को अब एकत्रित होकर, अब हम केरला की बात कर रहे हैं, तो सोचना चाहिए और जागरूक रहकर काम करने की उनको ज़रूरत है। क्योंकि कहा जाता है कि डेमोग्राफी चेंजेस डेस्टिनी। एक बार हमने वो देखा है, हम भुगत चुके हैं कि कैसे डेमोग्राफी हमारे देश का डेस्टिनी बदली 1947 में। तो सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।